स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करते जाना है और आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर की संख्या यहाँ पर कितनी है पूछा जा रहा है। 2, 4, 7 या फिर 11। तो चलिए बताइए ह्रस्व स्वर की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 ये जो है इसकी संख्या होती है। कौन कौन से होते हैं, तो अ, ई, उ और री ये जो है आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में जो है बहुत ही कम समय लगता है, तो आपको याद रखना है। और यदि टोटल मूल स्वरों की बात किया जाए तो आपको बताना है 11 जो है मूल स्वर इसके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। घ का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है, तालु, मूर्धा, कंठ या फिर दंत। चलिए बताइए घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंठ जो है इसका उच्चारण स्थान होता है। कैसे, तो चलिए इसको यहाँ पर हम समझते हैं। क वर्ण के जितने भी वर्ण हैं जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़, ये सब के सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, आपके क वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से यहाँ पर होता है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंठ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम मात्रा में जो है बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, अघोष या फिर सघोष। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा जो है कम बाहर निकलती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके क्या होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल, व ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है आपका अल्प प्राण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा, इत धन आदि, इति धन आदि, इत्य धन आदि या फिर इति धन आदि। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इति धन आदि जो है इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। देख सकते हैं इति धन आदि से मिलकर के आपका इत्यादि बना हुआ है। यहाँ पर छोटा ई की मात्रा और आ की मात्रा मिलकर के क्या बना हुआ है, या बन रहा है, जो कि यण स्वर संधि के नियम से जो है बनता है। चलिए आई होप आप चीजें जो है अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल आपको इसको ध्यान से समझते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। महोत्सव में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यन संधि। तो महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो है आपका गुण संधि है। महोत्सव का संधि विच्छेद कैसा होता है, महाधन उत्सव होता है और यहाँ पर आ और ओ मिलकर के क्या बना हुआ है, ओ बना हुआ है और ये किसके अंतर्गत बनता है, गुण स्वर संधि के नियम के अंतर्गत ये जो है बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुण संधि इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दिग्गज का शब्द सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, दिक धन गज, दिक धन गज, दिय धन गज या फिर दिक धन गज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिक धन गज जो है दिग्गज का सही संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। ये व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यदि क, च, ट, त और प के बाद कोई भी सघोष वर्ण आता है तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में यहाँ पर बदल जाते हैं। जैसे क का किस में बदल गया है, ग में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिक धन गज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। चलिए बताइए मनोहर शब्द में कौन सी संधि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोहर का संधि विच्छेद कैसे होता है, मनः धन हर, ये आपका मनोहर का संधि विच्छेद है। मनः धन हर जो है मनोहर का संधि विच्छेद है और यहाँ पर जो है आ और बाद में तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग है, य, र, ल, व होने से ये जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। या सीधा यदि हम बोले तो जैसे ही आपको ये दिखे मनः धन हर, तो ये जो विसर्ग का मात्रा है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है एक नियम के हिसाब से। तो इसको आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष समास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। इसका यदि हम समास विग्रह करते हैं तो कैसा होता है? राजा का पुत्र, पुत्र मतलब यहाँ पर का संबंध कारक से यहाँ पर विभक्ति का लोप हो रहा है, इसी कारण से कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील कमल में जो है कौन सा समास है पूछा जा रहा है। नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्मधारय समास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का जहां पर संबंध होता है वहां पर कौन सा समास होता है? आपका कर्मधारय समास होता है। नील कमल का विग्रह करेंगे तो कैसा होगा? नीला है जो, कमल है जो या फिर के समान, इस तरीके से यदि आपको वर्ड देखने को मिले समझ जाना है ये आपका कर्मधारय समास होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दशानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुब्रीहि समास इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? तो दशानन का जब हम विग्रह करेंगे तो कैसा होता है? 10 आनन है जिसके यानी मुख किसका है? रावण का। मतलब यहाँ पर जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है, वहां पर आपका कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, किसी तीसरे अर्थ को हम प्रकट कर रहे हैं, है ना, इसी कारण से आपका कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी तक वीडियो सब्सक्राइब आप चैनल लाइक नहीं किए हैं जरूर इसको जो है कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई और बहन, इसमें जो है कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। देख सकते हैं भाई और बहन में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत से बिल्ली कूदी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक? छत से बिल्ली कूदी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपादान कारक हो जाएगा। जब किसी वस्तु या जीव का किसी स्थान से अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति क्या होता है? से अलग होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक या फिर अपादान कारक? तो हे राम रक्षा करो, इसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन, क्योंकि यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, संबोधन कर रहे हैं, इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और क्या होता है? जब भी हम जो है किसी को पुकारते हैं, सचेत करते हैं या फिर संबोधित करते हैं तो वहां पर आपका कौन सा कारक होता है? वहां पर आपका जो है संबोधन कारक होता है, आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिकरण कारक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। देख सकते हैं कुर्सी पर बैठे हैं मास्टर जी, तो इसी कारण से अधिकरण कारक होगा। क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध कराने वाला जो कारक है उसी को क्या बोला जाता है? अधिकरण कारक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, को और के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? को और के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? चलिए बताइए, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि संप्रदान कारक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है, और इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, रस से है। रसराज यानी रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर हास्य रस? तो रसों का राजा बोला जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस को जो है व्यापकता और सभी रसों में प्रधान होने के कारण क्या बोलते हैं? रसराज या रसपति भी इसको बोला जाता है। और इसका स्थायी भाव कौन सा होता है? रति और प्रेम होता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कितने इसके प्रकार होते हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, शोक, क्रोध या फिर विस्मय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रोध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब जो है किसी विरोधी, शत्रु या दुष्ट व्यक्ति के अनुचित कार्यों को देख करके
हमारे मन में क्या आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, रौद्र रस होता है, और इसका स्थायी भाव कौन सा होता है, क्रोध जो है इसका स्थायी भाव होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुस्सा, घृणा, विस्मय, निर्वेद या शोक। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुगुस्सा या फिर घृणा जो है इसका स्थायी भाव होता है। जब हमको जो है गंदी सड़ी गड़ी खून मांस आदि का देख करके हमारे मन में जो है घृणा का भाव उत्पन्न होता है या फिर छी छी करने का जब मन करता है, वहां पर आपका विभत्स रस होता है, और इसका स्थायी भाव कौन सा होता है, जुगुस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, वैराग्य, निर्वेद, क्षमा या फिर शांति। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वेद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार की अनित्यता और तत्व ज्ञान की प्राप्ति से जो मन उदासीनता और सांसारिक विरक्ति पैदा होती है, वहां पर निर्वेद कहते हैं, और इसको शांत रस का स्थायी भाव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, इसमें कौन सा अलंकार है आपको पूछा जा रहा है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। चलिए बताइए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर चंद्र कौन सा है, उपमेय, और खिलौना है उपमान। इसमें जो है अभेद आरोप है, यानी चंद्रमा को सीधे क्या बता दिया गया है, खिलौना बता दिया गया है, इसी कारण से यहाँ का क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अलंकार को हमने काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें आपका यमक अलंकार होता है। जब जो है दो शब्द, एक शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया हुआ है, देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ होता है बादल, दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द जो है बार बार आए लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मनहु मानहु जनु जानहु वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। ये आपका ट्रिक है कि कौन से अलंकार में ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अतिशयोक्ति में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार में ये सारी जो चीजें आपको देखने को मिलेंगे। जहां उपमेय और उपमान की संभावनाएं कल्पना किया जाता है, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके पहचान कौन से करेंगे, जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि से ये जो है पहचान आप कर सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, स, श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह में रगड़ खा करके गर्म हवा जो है बाहर निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। बोल करके आप देख सकते हैं, श, 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 ह, थोड़ा सा हमारे अंदर से जो मुंह से गर्म हवा यहाँ पर बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा, पधनवन, पोधनन, पौधनन या फिर पवधन अन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोधन अन। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा, किस अयादी स्वर संधि के नियम से यहाँ पर बना हुआ है। अयादी स्वर संधि का पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि आपको जो है बिल्कुल सामान्य तरीके से दिखाई देगा, सिर्फ 3 ही अक्षर का होता है और किसी भी तरीके से इसमें जो है मात्राएं नहीं लगी होती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब इसका समास वगैरह करेंगे तो कैसा होगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का, यहाँ पर जो है किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है, इसी कारण से आपका यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पेड़ से आम गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। पेड़ से आम गिरा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान कारक। से अलग होने का यहाँ पर भाव दिखाया जा रहा है, अलगाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है, इसी कारण से आपका अपादान कारक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, विस्मय, भय या फिर जुगुस्सा। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है आपका भय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जब भी हम जो है किसी डरावनी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को देखते सुनते हैं तो हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है। ये क्या कहलाता है? आपका भयानक रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव भय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तरणी तनुजा टट तमाल तरुअर बहुछाया में कौन सा अलंकार है? काफी इजी क्वेश्चन है। अनुप्रास, यमक, अरूपक या फिर उपमा? चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। एक ही वर्ण की जब आवृत्ति बार बार होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ए और ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ या फिर दंतोष्ठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ तालव्य। कंठ और तालु दोनों से मिलकर के इसका उच्चारण यहाँ पर होता है। इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ तालव्य जो इसका सही आंसर हो जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके हिंदी व्याकरण के लिए बता दिए, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।